नमस्कार दोस्तों, परीक्षा कैंपस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आप हिंदी साहित्य आदिकाल का पूरा जितना आदिकाल में सिलेबस होता है उसको पूरा देख चुके हैं, लगभग 8 वीडियो में। उससे संबंधित हम अब प्रश्न करवा रहे हैं जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होगा, चाहे वो नेट हो, JRF हो या असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर TGT PGT, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं रखा हूँ जो प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न हैं। और उससे आपको ये समझ होगी कहाँ से कैसे प्रश्न बनते हैं। आप ये समझ जाएंगे, प्रश्नों का एक तरीका भी समझ जाएंगे कि भाई कैसे प्रश्न किए जाते हैं और कहाँ से कितने प्रश्न आते हैं, कि आदिकाल से किस किस भाग से कितने प्रश्न आते हैं, उसको देखते हैं। पहला प्रश्न आपका कौन सा है? देखिए, पहला प्रश्न है, काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? इसमें आपको बताना है। पहला ऑप्शन है शिव सिंह सरोज, दूसरा ऑप्शन है इस्तवार दाला लेत्रेत्यूर एंदुई हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी, यहाँ भी याद है। उसके बाद तीसरा है तजकिरा, ये तस्किरा नहीं तजकिरा है, तजकिरा सुगराई हिंदी। और उसके बाद द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। देखिए, इसमें जो सही उत्तर है आपका, ये जो है आपका सही है, क्योंकि हिंदी साहित्य का जो पहला इतिहास ग्रंथ लिखा गया है वो जो है गारसा दतासी द्वारा लिखा गया है। उस इतिहास ग्रंथ का नाम है इस्तवार दा लेत्यूर एंदुई हिंदुस्तानी, जो पहला इतिहास। इसका जो प्रथम भाग का संस्करण 1839 में प्रकाशित हुआ था। और किस भाषा में है? ये फ्रेंच भाषा में है। और जो इसके बाद का यानी शिव सिंह सरोज का समय है 1883 ईस्वी। और उसके बाद द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का समय है 1888 ईस्वी। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका, अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं। पहला है कबीर, दूसरा सूरदास, तीसरा सरहपाद, चौथा विद्यापति। इसमें जो सही उत्तर है क्या है आपका? सरहपाद। सरहपाद को सर्वसम्मति ज़्यादातर विद्वान मानते हैं कि हिंदी के पहले कवि हैं। देखिए, इनकी रचना एक है दोहा कोश। दुर्भाग्य है कि दोहा कोश को पहली रचना नहीं माना जाता। माना किसको? देखिए, सरहपाद को प्रथम कवि माना जाता है। राहुल संकीर्तन और कई लोगों, डॉक्टर नगीन, उनके अनुसार माना जाता है। लेकिन ज़्यादातर साहित्यकारों का मत है कि यही प्रथम कवि थे, लेकिन उनकी प्रथम रचना दोहा कोश को नहीं माना जाता है, माना दूसरे को जाता है। और दूसरी बात, कबीर निर्गुण काव्यधारा के प्रथम कवि हैं। और सूरदास जो है कृष्ण काव्यधारा के हैं। फिर आगे देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आपका, हिंदी नवरत्न के लेखक कौन हैं? जो हिंदी नवरत्न का लेखन कब लिखा गया? 1910 ईस्वी में। मैंने इसको जब मैं आदिकाल पढ़ा रहा तो उस समय मैंने बताया था। इसमें 9 कवि हैं। पहला ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, तीसरा मिश्रबंधु, चौथा इनमें से कोई नहीं। जो सही उत्तर होगा मिश्रबंधु होगा, क्योंकि मिश्रबंधु, इसमें गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी, श्याम बिहारी मिश्र 3 भाई थे। इन्होंने मिलकर जो है ये हिंदी नवरत्न की रचना की, जो 1910 में, जिसमें 9 महत्वपूर्ण कवियों को रखा गया। इसमें सबसे पहला विवाद यहीं से शुरू हुआ कि भाई बिहारी बड़े हैं कि देव। इसमें जो है देव को बिहारी से श्रेष्ठ बताया है। इसी समय से जो है तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ होता है 1910 के आसपास से। बाद में फिर एक दूसरे से तुलना करके आलोचनाएं की जाने लगी। अगला प्रश्न देखते हैं आपका कौन सा है। चौथा प्रश्न है, आदिकाल को बीजवपन काल नाम किसने दिया है? पहला है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, दूसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तीसरा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, फिर चौथा है आचार्य भगीरथ मिश्र। देखिए, इसमें जो सही उत्तर है आपका आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी आपका ये
ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि इन्होंने आदिकाल का जो नामकरण यानी आदिकाल को बीज वपन काल नाम से उद्बोधित किया था, अर्थात उन्होंने कहा कि आदिकाल को बीज वपन काल कहा जाता है। और फिर उसके बाद रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया था? वीर गाथा काल, मैंने बताया था। और उसके बाद फिर आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को क्या नाम दिया है, इसको कमेंट बॉक्स में आपको लिखना, क्योंकि मैंने आदिकाल को बहुत ढंग से पढ़ाया है। उसमें पढ़ेंगे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इसका उत्तर क्या होगा। अगला प्रश्न है आपका, आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जा सकता है? पहला है प्राकृत से, दूसरा है संस्कृत से, तीसरा है प्राकृत की अंतिम अभ्रंश अवस्था से, चौथा है पाली से। इसमें जो सही उत्तर होगा ये आपका प्राकृत की अंतिम अभ्रंश अवस्था से। उन्होंने प्राकृत की अंतिम अभ्रंश अवस्था से इसलिए माना, उस समय जानते हैं यह जो है कि वो आचार्य शुक्ल के हिंदी साहित्य, क्योंकि जो अपभ्रंश था वो अवहट्ट रूप ले चुकी थी उस समय हिंदी में, अर्थात वो प्राकृत से दूसरा रूप अभ्रंश का बदला। अभ्रंश के बाद वो जो है कुछ ज़्यादातर हिंदी जो है अवहट्ट, अर्थात वो थोड़ा बहुत कहने टूटी फूटी हिंदी लिखने जा लगे, मतलब लिखने लोग लिख रहे थे कवि लोग। तो उसी समय के समय को उन्होंने क्या कहा है कि भाई हिंदी साहित्य का आविर्भाव मानते हैं शुक्ल जी। उनका समय लगभग 1050 विक्रम संवत से मानते हैं, 1050 विक्रम संवत से मानते हैं आदिकाल की समय सीमा को। और अर्थात 993 कह सकते हैं कि 993 ईस्वी के आसपास ये जो है समय मानते हैं कि हिंदी साहित्य का आविर्भाव होता है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है? इस पर नहीं पर विशेष ध्यान देना है भाई। काशी नागरी प्रचारणी की जो सभा की स्थापना हुई उसके संस्थापकों में कौन नहीं थे? पहला है बाबू श्याम सुंदर दास, दूसरा ठाकुर शिव प्रसाद सिंह, तीसरा नारायण मिश्र, चौथा है रामचंद्र शुक्ल। इसमें जो सही उत्तर होगा आपका रामचंद्र शुक्ल होगा, क्योंकि ये तीनों व्यक्ति उस जो है सभा की स्थापना में थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? राधा कृष्णदास। इसकी स्थापना कब हुई? 1893 ईस्वी में। 1893 ईस्वी में काशी नागरी प्रचारणी की स्थापना हुई। अगला प्रश्न देखते हैं, भाषा काव्य संग्रह किसकी रचना है? पहला है महेश दत्त शुक्ल, दूसरा है रामचंद्र शुक्ल, तीसरा है देवी दत्त, चौथा है श्याम बिहारी मिश्र। इसमें जो सही उत्तर है महेश दत्त शुक्ल। भाषा काव्य संग्रह किसकी रचना है? क्योंकि जीआईसी में पूछा गया है किसकी रचना है, पंडित महेश दत्त शुक्ल की है। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है, किस ग्रंथ में राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है? राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है, कौन सी ऐसी रचना? पहला अपन है मृगावती, दूसरा पदावली, तीसरा पद्मावत, चौथा मधुमालती। इसमें जो सही उत्तर है पदावली। पदावली विद्यापति की रचना है। किसकी है? विद्यापति की रचना है। और दूसरी बात, मृगावती, पद्मावत, मधुमालती, ये जो है आपको बता दें कि यह जो है प्रेमाख्यानक काव्य में आते हैं। जो प्रेमाख्यानक काव्य लिखे गए उनमें से, जबकि पद्मावत जो है जायसी की रचना है, ये महाकाव्य है। और उसके बाद मृगावती कुतुम्ब और मधुमालती मंझन की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका कौन सा है, बीसल देव रासो की नायिका का नामोल्लेख कीजिए। बीसल देव की जो बीसल देव रासो है उसकी नायिका का क्या नाम? मैंने उसको जो है रासो साहित्य पढ़ाते समय बहुत बढ़िया ढंग से बताया था। अब जो है पहला आपका ऑप्शन है पद्मावती, दूसरा है राजमती, तीसरा है इंद्राणी, चौथा है कमला। इसमें जो सही उत्तर है राजमती। बीसल देव रासो की बीसल देव उसमें नायक है, उसके बाद नायिका उसकी राजमती है। ये भी प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट है। और पद्मावत महाकाव्य के जो है नायिका है। फिर आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपका, जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार कौन है? आपको बताना है। पहला है जगणिक नहीं जगनिक है, दूसरा है भट्टदेव,
तीसरा है श्रीधर, चौथा है नरपति नाल। इसमें जो है भट्टदेव नहीं, भट्ट केदार है, भट्ट केदार। जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार कौन है? भट्ट केदार हैं। जगनिक आलखंड के रचनाकार हैं। और आगे देखते हैं अगले कवि। अगला प्रश्न, कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? पहला ऑप्शन है सोमप्रभ सूर्य, दूसरा हेमचंद सूर्य, तीसरा सारंगधर, चौथा मेरुतुंग। इसमें जो सही उत्तर है कुमारपाल प्रतिबोध जो है सोमप्रभ सूर्य का है, सोमप्रभ सूर्य का है। ये जो है जैन धर्म से संबंधित रचना है। ये जैन आचार्य थे सोमप्रभ सूर्य, इनकी रचना का नाम है कुमारपाल प्रतिबोध। मैंने जैन साहित्य जब पढ़ाया है। आपको बताना है हेमचंद की 2 रचनाओं को कमेंट बॉक्स में लिखना है। हेमचंद की 2 रचना कौन सी ऐसी हैं जिसको आप कमेंट बॉक्स में बताना है। और उसके बाद मेरुतुंग की एक रचना को आपको कमेंट बॉक्स में इनकी भी रचना को लिखना है, ताकि आप वहाँ से जैन साहित्य जब पढ़ेंगे इन सब की रचनाओं को मैं बहुत ही विधिवत ढंग से अपने वीडियो में बताया हूँ। फिर अगला प्रश्न है 12 नंबर, संदेश रासक के लेखक कौन है? पहला है नरपति नाल, दूसरा है अब्दुल रहमान, तीसरा चंद्रबरदाई, चौथा जगड़िक नहीं है जगनिक। इसमें जो सही उत्तर है संदेश रासक अब्दुल रहमान की रचना है। पृथ्वीराज, ये जो है संदेश रासक अब्दुल रहमान की रचना है। पहली ऐसी रचना है जिसको आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या माना है? हिंदी की प्रथम रचना माना है। और ये मुस्लिम धर्मावलंबी से संबंधित ऐसा काव्य है जो अब्दुल रहमान की, इनका दूसरा नाम अद्दहमाड़ भी है। चंद्रबरदाई का आप जान ही रहे हैं, पृथ्वीराज रासो है। जगनिक का परमाल रासो है। फिर अगला देखते हैं प्रश्न आपका कौन सा है? भल्ला हुआ जो माड़िया बहिड़ हमारा कंतु, लज्जे जयम तु वयम स्यहु जय भाग्या घर एंतु। ये प्रसिद्ध पंक्तियाँ इनमें से किन कवि की है? आपको बताना है। पहला ऑप्शन है सारंगधर, दूसरा सोमप्रभ सूर्य, तीसरा कणहप्पा, चौथा हेमचंद। इसमें जो सही उत्तर है चौथा हेमचंद है। देखिए इस पंक्ति में नायिका कहती अपनी सखी से, भला हुआ जो माड़िया बहिर हमारा कंत, मतलब भला अच्छा हुआ जो मेरा पति जो है, कंत माने पति, मारा गया। अगर वो घर यानी मैदान से यानी युद्ध क्षेत्र से भाग करके घर आता तो मैं जो है सखियों के बीच में लज्जित हो जाती, अर्थात किसी के सामने अपना मुख नहीं दिखाती, ऐसा वो कहती है। तो अर्थात यह जो पंक्ति हेमचंद्र के द्वारा लिखी गई है, हेमचंद्र ने लिखा है। ये नायिका ऐसे ही कहती है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका कौन सा है? आदिकाल को चारण काल इनमें से किस साहित्य इतिहास के लेखन ने कहा है? आदिकाल को जो है चारण काल किसने कहा है? पहला ऑप्शन है शिव सिंह सेंगर, दूसरा मिश्र बंधु, तीसरा राम कुमार वर्मा, राजकुमार नहीं राम कुमार वर्मा। क्या है? राम कुमार वर्मा, राम कुमार वर्मा। उसके बाद डॉक्टर मोहन अवस्थी। देखिए आदिकाल को चारण काल किसने कहा है? जो सही उत्तर है आपका राम कुमार वर्मा सही है। और जानते हैं कि डॉक्टर मोहन अवस्थी और सुमन राजे ने इसको आधार काल कहा है। आगे देखते हैं। और आपको बताना है मिश्रबंध ने आदिकाल को क्या कहा है? आरंभिक या प्रारंभिक काल उन्होंने यानी क्या कहा है? प्रारंभिक काल कहा है। शिव सिंह सेंगर ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? इसको आप कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। फिर अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है? 15वां प्रश्न। आदिकाल के अंतर्गत सराहपा लुइपा आदि कवि किस साहित्य से संबद्ध हैं? देखिए देखने में प्रश्न ऐसे भले लग रहे हैं लेकिन प्रश्न इसी तरीके से आदिकाल से आते हैं। पहला है रासो साहित्य, दूसरा है जैन साहित्य, तीसरा है सिद्ध साहित्य, चौथा है लौकिक साहित्य। इसमें जो सही उत्तर हुए आपका सिद्ध साहित्य है। देखिए जो आदिकाल के अंतर्गत सराहपा लुइपा आदि कवि किस साहित्य में आते हैं? सिद्ध साहित्य में आते हैं। क्योंकि सिद्ध साहित्य में शब्दों यानी जो शब्द होता है उसके अंतिम में पा शब्द लगता था, यानी पा शब्द लगता था। पा जो है आदर सूचक शब्द है।
पा कैसा शब्द है? आदर्श सूचक शब्द है सिद्धों के लिए। सिद्धों की संख्या कितनी है? 84। नाथों की संख्या कितनी है? 9। अगला प्रश्न देखते हैं आपका कौन सा है। देखिए, सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई है, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज हैं। यह कथन किसका है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, इसीलिए बीच बीच में हमने कथन को रखा है। ये बहुत आदिकाल के एक विशेषज्ञ हैं, उनका ही कथन है। पहला ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है मिश्रबंधु, चौथा है राहुल सांकृत्यायन। इसमें जो सही उत्तर है आपका राहुल सांकृत्यायन है। देखिए, उन्होंने कहा है कि सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई है, ये धरती पर ही आकर के वह हमारे देश की ठोस धरती की उपज हैं। उन्होंने कहा कि वो आसमान से कहीं गिरे नहीं हैं, चाहे सिद्ध हो चाहे नाथ हो। भले उनको कहते हैं साहित्य की कोट में नहीं आते हैं कुछ आलोचक, लेकिन शुरुआत तो वहीं से हुआ है। भले ना माने, लेकिन शुरुआत तो साहित्य की वहीं से होती है कि हिंदी साहित्य का आरंभ वहीं से होता है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका कौन सा है। फिर 17वां प्रश्न में भी कथन है आपका, वह सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोट में नहीं आ सकती। नाथों योगियों की रचनाओं के विषय में यह कथन किसका, यह कथन मतलब यह मत किसका है? पहला ऑप्शन है जॉर्ज गियर्सन, दूसरा डॉक्टर नगेंद्र, तीसरा रामचंद्र शुक्ल, चौथा मिश्रबंधु। इसमें जो सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि नाथों और सिद्धों की रचनाओं को, नाथों और योगियों की रचनाओं को भाई चाहे सिद्ध हों, यानी वह जो है सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोट में नहीं आ सकती। क्योंकि नाथों और योगियों की रचनाओं के विषय में किसने कहा है? आचार्य शुक्ल ने कथन कहा है। वह सिर्फ सांप्रदायिक मतलब धर्म से संबंधित शिक्षा देने वाली मात्र हैं, ना कि जो है वह जो है साहित्य की कोट में आती हैं, शुद्ध साहित्य की कोट में नहीं मानते हैं आचार्य शुक्ल जी। फिर अगला प्रश्न देखते हैं आपका कौन सा है। 18वां प्रश्न है। 18वां प्रश्न आपका कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? नहीं पर विशेष ध्यान देना है। इसमें है श्रावकाचार्य देवसेन, नेमिनाथ राज सुमतिगणि, उसके बाद भारतेश्वर। देखिए इसमें उल्टा हो गया है, बाहुबली रास जो है भारतेश्वर की रचना है, और उसके बाद जो फिर रेवंत गिरिरास, ये जिन धर्म सूर्य का नहीं, ये विजय सेन सूर्य का है। किसका है? विजय सेन, विजय सेन सूर्य की रचना है। ये सभी जैन आचार्य थे ज़्यादातर। और जानते हैं ये जो श्रावकाचार्य देवसेन की रचना है, ये जो है प्रथम हिंदी की रचना माना जाती है। मतलब इसको ज़्यादातर विद्वानों ने पहली हिंदी की रचना माना है। जैसे प्रथम कवि सरहपाद को मानते हैं, लेकिन उनकी रचना दोहा कोश को नहीं मानते हैं। लेकिन जो है श्रावकाचार्य की जो देवसेन की रचना, जो श्रावकाचार्य देवसेन की रचना है, इसको जो वो प्रथम रचना मानते हैं। फिर अगला प्रश्न देखते हैं आपका कौन सा है। देखिए इसमें जो सही उत्तर होगा आपका डी होगा, ये भूल गए थे बताना। उसके बाद फिर अगला प्रश्न आपका 19वां प्रश्न देखिए, डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि कुछ विद्वान पृथ्वीराज रासों को किस संस्करण को मूल रासों मानते हैं? पहला ऑप्शन है बृहत्तम संस्करण 16,306 छंद, दूसरा है मध्य संस्करण 7,000 छंद, तीसरा है यानी आपका लघु संस्करण 3500 छंद, उसके बाद चौथा ऑप्शन है सबसे छोटा संस्करण 1300 छंद। इसमें जो सही उत्तर है आपका चौथा, यानी यही आपका सही है, क्योंकि इसी को 1300 छंद को दशरथ शर्मा आदि कुछ विद्वान पृथ्वीराज रासों को मूल रासों मानते हैं। बाकी ये ऊपर का और लोग ज़्यादातर इसको अप्रमाणिक मानते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न आपका कौन सा है। आचार्य शुक्ल के अनुसार किस रचना के आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए? यानी कौन सी ऐसी रचना है विद्यापति की जो जिसके आधार पर वो मैथिल कोकिल कहलाते हैं? पहला ऑप्शन है पदावली, दूसरा कीर्तिलता, तीसरा कीर्ति पताका, फिर उसके बाद लिखनावली। इसमें जो सही उत्तर है पदावली। देखिए पदावली के आधार पर, क्योंकि पदावली मैथिली भाषा में लिखी गई रचना है, इसी के आधार पर रामचंद्र शुक्ल इनको क्या मानते हैं? मैथिल कोकिल कहते हैं। यानी और इसी के ऊपर कई लोगों ने कथन कहा, जैसे
निराला ने कहा कि ये जो है पदावली की जो पंक्तियां हैं मादकता की नागिन के समान हैं, यानी ऐसी कि जैसे मादक नागिन जो है लहर नहीं देती, उसी तरीके से उन्होंने कहा कि निराला ने यह जो है पदावली की जो पंक्ति है मादकता की नागिन की लहर के समान है। और उन्होंने कीर्तिलता को क्या कहा है? कहाड़ी कहा है। और उसके बाद फिर इनकी कीर्ति पताका क्या है? अप्रमाणिक रचना है। और लिखनावनी इनकी जो है ये संस्कृत भाषा में है। देखिए ये आज का 20 प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे ये समाप्त हुआ। देखिए अगर इसका आपको PDF प्राप्त करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, हमारे परीक्षा कैंपस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। और इसी तरह से कंटेंट पाने के लिए आप जो है हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।